हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में। ये वीडियो एनसीईआरटी इंटरमीडिएट क्लास 11th के बायोलॉजी के पहले चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड यानी जीव जगत का 7वां और आखिरी भाग है। इस वीडियो में हम लोग बाकी बचे हुए जो टैक्सोनॉमिक एड्स यानी वर्गीकी सहायता साधन थे उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि कुछ जो वर्गीकी सहायता साधन थे उनको हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो बाकी बचे हुए इसमें देखते हैं। जिसमें से एक है जूलॉजिकल पार्क्स यानी कॉमनली इनको क्या कहते हैं, जू। हिंदी क्या हो जाएगा, प्राणी उपवन या चिड़ियाघर। चिड़ियाघर को हम लोग अक्सर विजिट करते हैं। जो मानव है वो चिड़ियाघर में भिन्न भिन्न तरह के चिड़ियाघर में विजिट करता है। किस लिए? वहां पे जो पाले हुए जो जंतु हैं, भिन्न भिन्न तरह के प्राणी हैं, उनको देख करके वो रोमांचित होता है, यानी कि मनोरंजन के दृष्टिकोण से वहां पे जाता है। और कुछ जंतुओं को जो बहुत ही खतरनाक जंतु हैं, जिनको जंगल में जाकर के मिलना महंगा पड़ सकता है, उनको वो वहां देख करके ही रोमांचित होता है और खुश होता है, यानी कि अपना मनोरंजन करता है। तो वही यहां लिखा गया है कि क्या है जूलॉजिकल पार्क्स या जू क्या है, तो है चारों तरफ से घिरी हुई ऐसी जगह है जहां पर जीवित जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखा जाता है। यानी कि जू क्या है कि एक चारों तरफ से घिरा हुआ एक निश्चित एरिया में घिरा हुआ एक स्थान है, एक जगह है जहां पे जंगली जानवर रखे जाते हैं। और कैसे रखे जाते हैं कि ऐसा वहां पे एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है कि उन जानवरों को ऐसा लगे कि वो अपने प्राकृतिक वासस्थान, जहां जैसे वो जंगलों में रह रहे थे, उन्हीं प्राकृतिक स्थानों पे, वासस्थानों पे वहां भी हैं, है ना। तो यानी कि मानव निर्मित वो होता है, उनका प्राकृतिक वासस्थान जैसी परिस्थिति वहां मानव निर्मित करके और उनको वहां पे रखा जाता है। तो उस जगह को क्या कहते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स यानी जू। क्लियर? अब किन जानवरों को रखा जाता है, तो कॉमनली क्या है, शेर हैं, चीता है, बाघ, जिराफ, हाथी है, बहुत कई तरह के पक्षी हैं, जिसमें ये भी आ जाएगा, गिद्ध आ जाएगा, बहुत ऐसे ऐसे पक्षी हैं तरह तरह के। और क्या, कुछ सर्प भी रखे गए हैं, कुछ सांपों के अंडे भी रखे जाते हैं। तो अलग अलग तरह के जंतु और पक्षी वहां पे रखे जाते हैं। अब क्यों रखे जाते हैं, क्या उद्देश्य है, वो देखते हैं। तो उद्देश्य यानी कि पर्पज क्या है जू का या चिड़ियाघर का, तो पहला तो पर्पज है मनोरंजन यानी रिक्रिएशन। किसका मनोरंजन? जो भिन्न भिन्न तरह के जगहों से लोग आ रहे हैं, उनको नहीं देख पा रहे हैं नेचुरली उनके वास स्थानों पे, तो उन जानवरों को वहां पे देख करके वो रोमांचित होंगे। क्लियर? और क्या है, जो एक महत्वपूर्ण है वो ये है इंडेंजर्ड एनिमल्स का प्रोटेक्शन। देखिए, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो विलुप्ति के कगार पे हैं, यानी कि अब उनकी संख्या विलुप्त होने वाली है, अब उनका जो अस्तित्व है वो खत्म होने वाला है। तो वैसे जानवरों को इन जगहों पे रखा जाता है ताकि वहां पे वो रहें, रिप्रोडक्शन कर सके बहुत ही सुरक्षित जगह पे और अपनी संख्या को बढ़ा सकें। तो इंडेंजर्ड एनिमल्स का मतलब वही जो संकटकालीन या जो खतरे में है एनिमल्स, यानी कि जिनकी संख्या विलुप्त होने वाली है, जिनका अस्तित्व खत्म होने वाला है, उनको रखा जाता है। किसके लिए? उनके प्रोटेक्शन के लिए ये जू बनाया जाता है। यानी कि एक उद्देश्य उनका क्या हो गया, इंडेंजर्ड एनिमल्स यानी विलुप्त होने वाले प्राणियों का या जानवरों का प्रोटेक्शन करना, यानी कि सुरक्षा करना, एक पर्पज ये भी है। क्लियर? अगला है वैज्ञानिक अध्ययन। क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन मतलब साइंटिफिक स्टडी। तो वहां रहेंगे वो सब जानवर और भिन्न भिन्न तरह के उनके वैज्ञानिक जो आकारिकी है, कैसे खाते हैं, क्या उनकी आकारिकी है, क्या जेनेटिक वो है, स्ट्रक्चर है, इन सारे अध्ययन के लिए भी वो एक उद्देश्य बनता है, वहां पे वो रखे गए हैं। और अगला क्या है कि जब लोग मनोरंजन करते हैं, उन जानवरों को देख करके रोमांचित होते हैं, उसी समय वो शिक्षित भी होते हैं। वो जानते हैं कि शेर कैसा है, दिखने में कैसा लगता है, क्या खाता है, कैसे चलता है, कैसे बिहेव करता है। तो वो सभी जानवरों के बारे में शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। तो ये भी एक उद्देश्य है। क्लियर? तो ये रहा जूलॉजिकल पार्क्स। अब देखते हैं अगला टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है। अगला टैक्सोनॉमिक एड है म्यूजियम या संग्रहालय। देखिए, संग्रहालय में जो जंतु या पौधे हैं उनको डेड अवस्था में यानी कि मरे हुई अवस्था में प्रिजर्व किया जाता है, यानी परिरक्षित किया जाता है। तो आइए देखते हैं क्या है कि म्यूजियम या संग्रहालय क्या है कि ऐसी जगह है जहां पर परिरक्षित यानी प्रिजर्व्ड पौधों तथा जंतुओं के नमूने
पौधों तथा जंतुओं के क्या नमूने या स्पेसिमेन रखे जाते हैं। नमूने मतलब कि वो जीवित अवस्था में नहीं, डेड अवस्था में होते हैं और उनको प्रिजर्व किया जाता है, यानी कि कुछ केमिकल से या कुछ तरीकों से उनको ऐसा बना दिया जाता है वो डीकम्पोज ना हो और लंबे समय तक वैसे ही पड़े रहें जैसे कि वो जीवित अवस्था में जैसी आकार की उनकी रहती है। क्लियर? तो वही यहां लिखा गया कि ऐसी जगह है म्यूजियम या संग्रहालय जहां पर परिरक्षित यानी कि प्रिजर्व्ड पौधों तथा जंतुओं के नमूने यानी स्पेसिमेन रखे रहते हैं। अब देखिए ये स्पेसिमेन या नमूने आपको स्कूलों या कॉलेज में देखने को मिल जाएंगे, जहां पे शैक्षिक संस्थान है वहां पे ये सब चीजें मिलती हैं। जैसा कि जब उसमें जाते हैं लैब में, तो वहां पे क्या होता है कि बहुत सारे प्लांट्स के एनिमल्स के स्पेसिमेन देखने को मिलते हैं जो एक विशेष प्रकार के घोल में डुबोए रहते हैं और पैक रहते हैं। वो घोल वो सामान्यतः क्या होता है, फॉर्मेलिन होता है, या तो कई जगह ऐसा होता है कि सुखा करके उनको खूब बढ़िया से ड्राई करके और पिन करके रखा गया रहता है अगर इंसेक्ट हैं या कीड़े मकोड़े हैं। तो वही सब चीजें क्या हैं, वो म्यूजियम है और वो उनके नमूने हैं किनके, प्लांट और एनिमल के। क्लियर? अगला क्या है कि देखिए इंसेक्ट को कैसे रखा जाता है। इंसेक्ट को उसमें सामान्यतः नहीं रखते हैं, प्रिजर्वेशन वाले घोल जो होते हैं उसमें नहीं रखते हैं। उनको कैसे रखा जाता है, उनको मार करके सुखा दिया जाता है अच्छे से सुखा देने पे उनके अंदर से जो नमी है वो खत्म हो जाती है, जिससे डीकम्पोजिशन के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और एक डब्बे में उनको पिन लगा करके, उनके पंखों को और उनके पैरों को फैला करके पिन लगा करके उनको एक डब्बे में रख दिया जाता है। क्लियर? अगला क्या है, जो बड़े जानवर हैं उनको कैसे रखते हैं। तो देखिए जो बड़े जानवर हैं उनके अंदर से जो फ्लैश हैं यानी कि जो उनके मांस हैं, जो मुलायम जो टिश्यू हैं उनको निकाल दिया जाता है, ताकि वो जब रहेंगे तो उनको सुखाना इतना आसान नहीं हो, सड़न होने लगेगा उनमें, तो उनको निकाल लिया जाता है। और जो चमड़ी है और वो कंकाल वो बचा रहता है, तो उसमें क्या करते हैं, कुछ पदार्थों को भर देते हैं जिसको स्टफ्ड कहते हैं, स्टफ्ड रूप में लाते हैं उनको, यानी कि भरवा बना देते हैं, भर देते हैं उनको, और अब वो एक निश्चित शेप में आ जाते हैं जिस शेप में वो जीवित अवस्था में थे, और वैसे ही उनको रख दिया जाता है उस म्यूजियम में। तो ये भी एक तरीका होता है। अगला क्या है कि कुछ जानवर ऐसे हैं जो कि उस अवस्था में नहीं मिले जिस अवस्था में वो जीवित रहे होंगे, तो उनके कंकाल रखे जाते हैं या कंकालों के कुछ टुकड़े रखे जाते हैं या जीवाश्म उनके रखे जाते हैं। जीवाश्म मतलब कि ऐसे जीव जो बहुत लाखों वर्ष पहले यहां इस पृथ्वी पर थे, आज क्या है वो विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन उनके अवशेष जो मिलते हैं वही क्या कहलाते हैं, जीवाश्म कहलाते हैं। जैसे कि डायनासोर, उनके हड्डियों के कुछ टुकड़े या फिर उनके अंडों के अवशेष, ये सब चीजें वहां पर ये भी चीजें म्यूजियम में रखी गई रहती हैं। ठीक, तो ये है म्यूजियम या संग्रहालय। यहां संग्रहालय का मतलब सीधा सा समझिएगा बायोलॉजिकल म्यूजियम, यानी कि जहां पर जंतु या पौधों को प्रिजर्व किया गया रहता है डेड फॉर्म में उनके। ठीक, जैसे बोटेनिकल पार्क और या फिर जो जूलॉजिकल बोटेनिकल गार्डन और जूलॉजिकल पार्क्स में क्या था कि जीवित अवस्था में उनको रखा गया था ना, लेकिन यहाँ पे डेड वो उनके कंडीशन में उनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक, तो अगला जो टेक्सोनॉमिक एड है वो है की, उसको देखते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्सोनॉमिक एड यानी वर्गीकी सहायता साधन है की या कुंजी। देखिए अन्य सभी टेक्सोनॉमिक एड्स की बात करें तो उन सभी में से ये जो टेक्सोनॉमिक एड है ये थोड़ा सा उलझाऊ लग सकता है। कारण क्या है कि इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स यानी कि कुछ टेक्निकल चीजें आएंगी अभी जो थोड़ा सा उलझाऊ लग सकती हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसान है ये। क्लियर? तो अब देखिए होता क्या है, तो सबसे पहले ये की या कुंजी होता क्या है उसको जानने से पहले ये जानिए कि इसका प्रयोग किसमें किया जाता है। तो इसका प्रयोग करते हैं हम प्लांट्स या एनिमल्स की पहचान करने में। कोई भी प्लांट या एनिमल जब प्राप्त होता है तो उसको इसी के आधार पर उसकी पहचान की जाती है कि किस जगत में या किस जगह पे इसको रखा जाए, उस प्लांट को या एनिमल को। क्लियर? अब ये चीजें आगे जब उदाहरण आएगा तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएंगी, अभी बस इतना समझिए। तो अब क्या है कि कुंजी या जो की है वो है क्या, ये है अ सेट ऑफ अल्टरनेट स्टेटमेंट्स या कैरेक्टर्स, यानी अल्टरनेट स्टेटमेंट यानी कि वैकल्पिक या विपरीत कथनों का या गुणों का एक सेट है। किसका है कि वैकल्पिक कथनों या गुणों का एक सेट है क्या, कुंजी।
अब क्या होता है, देखिए जब वैकल्पिक शब्द आता है या विपरीत शब्द आता है, अल्टरनेट शब्द जब आ गया, तो इसका मतलब यह है कि कोई दो चीजें होंगी जो एक दूसरे से अल्टरनेट होंगी, एक दूसरे से के वैकल्पिक होंगी या विपरीत होंगी। क्लियर? तो अब क्या है कि यहां वही लिखा गया कि अर्थात प्रत्येक सेट में, यानी कि कुंजी का जो वो सेट है स्टेटमेंट का, तो प्रत्येक सेट में दो स्टेटमेंट या दो लक्षण होते हैं, इसीलिए लक्षणों के उस सेट को या स्टेटमेंट या कथन के उस सेट को क्या कहते हैं, कॉपलेट। कॉपलेट यानी कि जोड़ा या युग्म कहते हैं। ठीक, अब जिसमें से वो दोनों कथन या दोनों जो लक्षण है जिसको कॉपलेट या जोड़ा या युग्म कहते हैं, उनमें से कोई एक स्टेटमेंट या कोई एक लक्षण मार्गदर्शक होता है। मार्गदर्शक होता है उधर ले जाने के लिए कि ये जंतु या ये पौधा किस जगत का है या किस टाइप का है। तो इसलिए यहां लिखा गया कि इनमें से जो स्टेटमेंट है, दोनों वैकल्पिक स्टेटमेंट या अल्टरनेट स्टेटमेंट एक दूसरे के, वो इनमें से एक स्टेटमेंट जो है वो क्या होता है, लीड होता है, यानी मार्गदर्शक होता है। अब लाजमी सी बात है कि इनमें से एक भी चीज पूरी तरह से समझ में नहीं आई होगी, लगभग 30% ही बातें समझ में आई होंगी और ऊपर ही ऊपर उड़ गया होगा। लेकिन अभी जब एक एग्जाम्पल देखेंगे तो सारी चीजें बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक बार और देखते हैं क्या है की या कुंजी। तो सबसे पहले क्या है कि इसका प्रयोग प्लांट्स एंड एनिमल्स यानी पौधों और जंतुओं की पहचान करने में की जाती है। अब करते कैसे हैं या क्या होता है वो देखते हैं। तो जो की है वो क्या है, एक सेट है अल्टरनेट स्टेटमेंट या कैरेक्टर्स का, यानी कि वैकल्पीय या विपरीत कथनों या लक्षणों का एक सेट है, एक समूह है, जिसमें से क्या है, अब देखिए अल्टरनेट स्टेटमेंट या अल्टरनेट कैरेक्टर्स का है। इसका मतलब यह है कि अल्टरनेट है तो दो होंगे, तो दो स्टेटमेंट या दो लक्षणों का एक समूह है या एक सेट है, जिसमें से यहां वही लिखा गया कि अर्थात प्रत्येक सेट में दो स्टेटमेंट्स या दो लक्षण होते हैं, या तो वो समान होंगे जो पाया गया है प्लांट या एनिमल, या तो उसके असमान होंगे। क्लियर? तो वही दो स्टेटमेंट्स क्या कहलाते हैं, कपलेट या युग्म। क्लियर? अब उन दोनों स्टेटमेंट या कैरेक्टर या युग्म में से एक युग्म जो है उसमें से एक स्टेटमेंट या एक लक्षण क्या करता है, लीड करता है। लीड करता है मतलब मार्गदर्शन करता है कि अब आगे किधर को लेके जाना है उस प्लांट और एनिमल को, यानी कहां पे रखना है, यानी कि किस तरह का प्लांट है, किस तरह का एनिमल है। क्लियर? अभी ये चीजें अब समझ में आएंगी जब एक की का, एक बहुत ही सिंपल की का हम लोग एग्जांपल लेंगे। तो यहां पे एक एग्जांपल लिया गया है, एक बहुत ही सिंपल की है, बहुत ही सिंपल एक कुंजी का एक एग्जांपल लिया है, वो देखते हैं एक करके। तो देखिए पहला क्या है, यहां एक मान लीजिए कोई प्लांट या कोई एनिमल मिला। अब पहला उसमें उसकी पहचान क्या करेंगे, पहले सेट में जाएंगे। तो कुंजी का जो पहला सेट है या स्टेटमेंट का जो पहला सेट है वो क्या है, एक तो यह है यूनिसेलुलर या दूसरा मल्टी सेलुलर, और हर एक स्टेटमेंट के बाद में एक क्वेश्चन मार्किंग एराइज होती है। उसका मतलब यह है कि क्वेश्चन मार्किंग है, खुद ही एराइज हो रहा है। इसका मतलब यह है कि जो प्लांट मिला है या एनिमल जो मिला है वो यूनिसेलुलर है क्या या मल्टी सेलुलर है क्या, ऐसे टाइप का क्वेश्चन एराइज होता है। तो अगर देखिए यहां इसीलिए क्वेश्चन दिया गया कि यूनिसेलुलर है यानी एक कोश की है, तो अगर है यूनिसेलुलर तो दिया जाता है आगे गो टू टू यानी कि दूसरे सेट में जाएंगे, और यदि मल्टी सेलुलर है तो गो टू 3 यानी तीसरे स्टेटमेंट में जाएंगे, यानी तीसरे सेट ऑफ स्टेटमेंट में जाएंगे। ठीक? तो अब देखिए यूनिसेलुलर है तो दूसरे में आते हैं, तो दूसरे में है तो यूनिसेलुलर है तो उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है या न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यहां भी क्वेश्चन मार्किंग है कि यूनिसेलुलर है, चलो ये कंफर्म हो गया। तो दूसरे में आए तो आया कि न्यूक्लियस एब्सेंट है, क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या न्यूक्लियस उसमें अनुपस्थित है या क्या उसमें न्यूक्लियस या केंद्रक उपस्थित है। दो तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है यानी कि अनुपस्थित है केंद्रक, तो वो हो जाएगा मोनेरा, यानी कि मोनेरा जगत का वो हो जाएगा, जो भी एनिमल या प्लांट मिला है वो मोनेरा जगत का क्या हो जाएगा, वो जीव हो जाएगा। यानी कि मोनेरा आप किसे कहते हैं, कह सकते हैं कि मोनेरा वे सभी जीव हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं और विदाउट न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि एक कोश के होते हैं और बिना केंद्रक के होते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है, इसीलिए उसको मोनेरा में रख दिया गया है। ठीक? तो ये एक पहचान हो गई किसकी, मोनेरा।
वो जो जंतु, वो जो जीव मिला वो मोनेरा जगत का है, वहां रख दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ की। क्लियर। अगला क्या है कि अगर मान लीजिए उसमें न्यूक्लियस अब्सेंट नहीं होकर के प्रेजेंट है, या अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो किस में रख दिया जाएगा, प्रोटिस्टा में। तो अब एक चीज और यहां राइज हो रही है कि यूनिसेलुलर है और न्यूक्लियस के साथ है, तो ऐसे जीव जो यूनिसेलुलर होते हैं और केंद्रक युक्त होते हैं उनको किस में रखते हैं, प्रोटिस्टा में, या उनको प्रोटिस्टा कहते हैं। ठीक, तो यहां प्रोटिस्टा में उसको रख दिया जाएगा। क्लियर। अब तो ये यूनिसेलुलर वाला मामला खत्म। दूसरा, यदि मान लीजिए मल्टी सेलुलर है, जो मिला है जीव मल्टी सेलुलर है, तो यहां लिखा क्या गया है, गो टू 3, तो तीसरे में जाएंगे। क्लियर। तो मल्टी सेलुलर है तो तीसरे के पहले वाला स्टेटमेंट कहता है कि ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक है क्या या हेट्रोट्रॉफिक है क्या। तो अगर ऑटोट्रॉफिक है, क्वेश्चन मार्क देखिए यहां भी है, सबके सामने क्वेश्चन मार्क रहेगा हर एक स्टेटमेंट के सामने। तो ऑटोट्रॉफिक अगर है तो वो कैसा होगा, प्लांट होगा, तो उसको प्लांटी जगत में रख दिया जाएगा। तो प्लांटी जगत में रहने वाले जीव कैसे होता है, वो कह सकते हैं मल्टी सेलुलर, और ऑटोट्रॉफिक अगर है तो प्लांटी है। ये एक पहचान हो गई उस जीव की जो मिला है। ठीक, ऐसे ही पहचान करते हैं। अब यदि दूसरा विकल्प कि यदि मल्टी सेलुलर है लेकिन ऑटोट्रॉफिक ना होकर के हेट्रोट्रॉफिक है, क्वेश्चन मार्क है, हेट्रोट्रॉफिक है, तो अगर हां हेट्रोट्रॉफिक है तो फिर से क्या है, गो टू 4, तो चौथे स्टेटमेंट में आ जाते हैं। जो कुंजी का सेट है वो चौथे सेट में आ जाते हैं। तो चौथे सेट में आते हैं तो क्या है, यहां भी 2 स्टेटमेंट है, हर एक सेट में 2 स्टेटमेंट है, यही यहां लिखा गया है अल्टरनेट स्टेटमेंट। ठीक, तो चौथे में आते हैं तो वहां पे क्या है, नॉन मोटाइल है क्या। एक प्रश्न उठता है कि क्या वो अचल है, जो मिला है जीव क्या वो अचल है, हेट्रोट्रॉपिक होते हुए, जैसे कि हेट्रोट्रॉपिक है लेकिन क्या वो अचल है। तो अगर अचल है, हां अचल है, चल नहीं सकता एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या है वो फंजाई है, यानी कवक है। तो यहां कवक की परिभाषा क्या हो सकती है कि वह जीव जो मल्टी सेलुलर हो, हेट्रोट्रॉफिक हो यानी कि परपोषी हो, और नॉन मोटाइल हो यानी अचल हो, चल फिर ना सके, गमन ना कर सके, तो उसे क्या कहते हैं, फंजाई। यानी कि वो जो जीव मिला है अगर ये लक्षण उसमें है तो वो फंजाई जगत का है, यानी कवक है। क्लियर। अब दूसरा जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है कि मोटाइल है, क्या वो मोटाइल है जो मिला है, यानी कि चल है, चल फिर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह गमन कर सकता है, तो क्या है वो एनिमेलिया हो जाएगा, यानी एनिमल्स यानी जंतु हो जाएगा। तो अब जंतु या एनिमेलिया की क्या परिभाषा हो सकती है कि मल्टी सेलुलर हो यानी बहुकोशिकीय हो, हेटेरोट्रॉफिक हो यानी परपोषी हो, और मोटाइल हो यानी कि गमन कर सके एक जगह से दूसरे जगह। तो वो जीव में जो मिला है उस जीव में अगर ये तीनों लक्षण हैं, उसकी के ये तीनों स्टेटमेंट हैं, तो वो क्या है, एनिमेलिया है यानी कि एनिमल है, यानी जंतु है। क्लियर। तो ये रहा 2 स्टेटमेंट का एक सेट या एक कुंजी कह सकते हैं, जो हर एक सेट में 2 अल्टरनेट स्टेटमेंट हैं। एक तरफ यहां देख सकते हैं तो यूनिसेलुलर है, दूसरा मल्टी सेलुलर। अल्टरनेट मतलब एक दूसरे के विपरीत हैं, एक है न्यूक्लियस प्रेजेंट, एक है न्यूक्लियस एब्सेंट, एक दूसरे के, तो वही लिखा गया है यहां। अब सारी चीजें क्लियर आ जाएंगी, अब एक बात देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखते हैं फिर से। तो पहला क्या है कि इसका प्रयोग किसके लिए कर रहे थे अभी, जाहिर सी बात है प्लांट्स और एनिमल की पहचान करने में। पहचान किस तरह का कि किस तरह का वो एनिमल है, किस तरह का प्लांट है, किस जगत में रखा जाए। ठीक। दूसरा क्या है कि की क्या है, अ सेट ऑफ अल्टरनेट स्टेटमेंट्स, अ सेट ऑफ अल्टरनेट स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, ये सभी की है। ठीक। या कैरेक्टर स्टेटमेंट या कैरेक्टर कह सकते हैं कि जो वो है लक्षण है, लक्षणों का एक अल्टरनेट सेट है। तो अब अल्टरनेट है तो कितने रहेंगे, अर्थात प्रत्येक सेट में 2 स्टेटमेंट या 2 लक्षण रहेंगे। तो देख सकते हैं प्रत्येक सेट में 2-2 हैं, 2-2 हैं, और प्रत्येक स्टेटमेंट के सामने क्वेश्चन मार्किंग है, यानी कि क्वेश्चन खुद से राइज होता है। ठीक। अगला क्या है कि इनमें से जो एक स्टेटमेंट है वो लीड करता है, एक स्टेटमेंट है वो मार्गदर्शन करता है। कैसे करता है देखिए, यहां पे पहले हम देख सकते हैं यूनिसेलुलर अगर है तो दूसरे में जाइए, मल्टी सेलुलर है तो तीसरे में जाइए। ये अलग अलग एक मार्गदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दूसरे में जो ही आएंगे तो मार्गदर्शन थोड़ा सा और एक्यूरेट हो जाएगा, जिसमें न्यूक्लियस अगर एब्सेंट है तो मोनेरा है। ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, बता रहा है कि अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है और यूनिसेलुलर होते हुए एब्सेंट है तो क्या है, मोनेरा है, और अगर यूनिसेलुलर होते हुए न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो प्रोटिस्टा है। ठीक। तो ये वास्तव में पहचान ही हो रही है। ठीक। तो
उम्मीद है कि ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर की नहीं समझ में आया इसके बावजूद भी तो 2-3 बार और इस वीडियो को देखिएगा, एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप लोग। और अगर फिर भी ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, फिर से अगले वीडियो में इसको समझा दिया जाएगा। क्लियर? तो चलिए अगला टैक्सोनॉमिक एड क्या है वो देखते हैं। अगला टैक्सोनॉमिक एड है मोनोग्राफ। देखिए मोनो का मतलब होता है एक, मोनो का मतलब होता है एक, तो मोनोग्राफ क्या है? तो सीधा सा है कि किसी भी एक टैक्सॉन में उपस्थित जीवों के सिस्टमैटिक अध्ययन को कहते हैं क्या? मोनोग्राफ। अब देखिए ये टैक्सॉन क्या होता है इसके बारे में बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था, लेकिन यहां भी जान जाइए थोड़ा सा कि टैक्सॉन क्या है कि जब भी जीवों का वर्गीकरण करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी होते हैं, चाहे वो क्या हो, स्पीसीज हो, जीनस हो, फैमिली हो, ऑर्डर हो, ये एक एक जो है कैटेगरी ये क्या है? ये सभी के सभी हैं टैक्सॉन। उन्हीं को टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? टैक्सॉन कहते हैं, या कह सकते हैं ग्रुप। ठीक, तो प्रत्येक लेवल को ही कहते हैं क्या? टैक्सॉन। तो उस एक टैक्सॉन, उनमें से किसी एक टैक्सॉन में उपस्थित जो जीव हैं उन्हीं के क्रमबद्ध अध्ययन को क्या कहते हैं? मोनोग्राफ। चाहे अब किसी एक जाति के जीवों का किया जाए अध्ययन, सिस्टमैटिक अध्ययन, या किसी एक ऑर्डर के या किसी एक फैमिली के। क्लियर? तो किसी एक टैक्सॉन के जीवों के सिस्टमैटिक अध्ययन को क्या कह देंगे? मोनोग्राफ। क्लियर? अगला है मैनुअल। देखिए मैनुअल क्या है? तो ये भी वास्तव में किसी एक ही टैक्सॉन के जीवों के बारे में ज्ञान अर्जित करना है, लेकिन वो एक पर्टिकुलर जो टैक्सॉन है वो क्या है? वो है जात या स्पीसीज। ठीक, तो कह सकते हैं कि किसी एक जाति का ज्ञान या इंफॉर्मेशन एकत्रित करना या उसका इंफॉर्मेशन रखना या ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? मैनुअल। क्लियर? फिर से देख सकते हैं कि किसी एक जाति का, यानी कि उस एक जाति में जितने भी जीव उपस्थित हैं वो उस जाति का ज्ञान प्राप्त करना या उसका इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, उसी को क्या कहते हैं? मैनुअल। क्लियर? और अगला जो है टैक्सोनॉमिक एड वो है फ्लोरा। तो फ्लोरा बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर स्थान पे या किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे उपस्थित जो पौधे होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे उपस्थित या किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल में उपस्थित जो पौधे होते हैं उस एरिया में पाए जाने वाले, वही वहां के फ्लोरा कहलाते हैं। ठीक, जैसे उत्तर भारत के जो एक निश्चित पौधों की वैरायटी होगी वो वहां के फ्लोरा होंगे, दक्षिण भारत के एक निश्चित पौधों की वैरायटी होगी वो वहां के फ्लोरा होंगे। समझ आ गया ना? तो वही चीज है कि एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर रीजन या एक पर्टिकुलर क्षेत्रफल में जो भी पौधों की वैरायटी पाई जाती है, जो भी पौधे पाए जाते हैं, वो वहां उस क्षेत्र के उस रीजन के क्या कहलाते हैं? फ्लोरा कहलाते हैं। क्लियर? तो यहां पर इस टैक्सोनॉमिक एड फ्लोरा के साथ साथ ये चैप्टर भी समाप्त होता है। अगर ये वीडियोज आपको पसंद आ रहे हो और थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा हो आपके अध्ययन में, तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और हाँ, एक खास बात और कि अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट्स हो इस चैनल के वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ शीघ्र मुलाकात होगी।